हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक हियर। और आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि साइमन कमीशन भारत के अंदर कब पहुंचा। देखिए, थोड़ा सा बैकअप आप ले लीजिए। 12 फेब और 1922 को महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखिए, काउंसिल इलेक्शन होते हैं तो एक लंबे दौर से, क्योंकि पहले चंपारण, कभी खेड़ा, कभी अहमदाबाद वाला, फिर ये नॉन कोऑपरेशन वाला, तो एक लंबे एजिटेशन के बाद में लोग थोड़ा सा उबाऊ होने लग गया। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई अब आंदोलन करेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन में तो आपको उनको नॉन कोऑपरेशन करना ही नहीं है। जबकि कुछ जो क्रांतिकारी हैं, जो थोड़े से एग्रेसिव हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई आप इसको कोल्ड ऑफ कर दिए हैं, अब फिर थोड़े दिन बाद में फिर चला लोगे, कभी और कुछ ले आओगे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आप आंदोलन करिए अपना, हम कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। और इनमें से प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे वो कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, हमने पिछली बार पढ़ चुका है। और उन्होंने कहा कि काउंसिल के अंदर सिलेक्ट होकर इनके सामने हम विरोध दर्ज करवा सकते हैं। दिस इज ओनली द वे टू रेज आवर वॉइस इन काउंसिल बाई काउंसिल इलेक्शंस। तो हाउ कैन वी बॉयकॉट दीज इलेक्शंस? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम तो इसको करेंगे। इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का क्या कब की स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। और ये स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम देख चुके हैं। उसके बाद में 3 फेब 1928 को और आपका साइमन कमीशन जो है मुंबई पहुंचा, और हमने नारा दिया कि गो बैक साइमन। अब देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1929 दिसंबर 1929 लाहौर के अंदर महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है, कांग्रेस का सेशन। ये लाहौर सेशन के नाम से जाना जाता है। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंटशिप थी, प्रेसिडेंटशिप किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा, इस दिन यह तय किया गया था कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी और 1930 से, भाई 29 के बाद में 30 ही तो आएगा, तो 26 जनवरी से अगली 1930 की 26 जनवरी से हर साल इस दिवस को इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे के नाम से। अब देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा एक प्रोपेगेंडा था। लोगों को इसके अंदर कहा गया भाई पूर्ण स्वराज से बिना बात ही नहीं करेंगे हम। यानी इसके पीछे, हालांकि अपन ये देख चुके हैं, तो 1927 का जो सेशन है उसके अंदर आपने कहा स्वराज, और अब आप एक नया शगुफा लेकर आए हैं, पूर्ण स्वराज। इसके पीछे मंतव्य यही था, मेंटेलिटी यही थी, ताकि सब लोग साथ में आए, मगर कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। इस वजह से इसको ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली। अब महात्मा गांधी ने सोचा भाई बात बनी नहीं, क्योंकि शुरुआत से मैंने क्या कहा आपको, 1909 के जो हिंद स्वराज बुक है उसके अंदर वही नॉन कोऑपरेशन वाली बात थी, तो यहाँ पर कुछ बात बनी नहीं। अब क्या करने वाले महात्मा गांधी? इसलिए महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को he stated a letter, he sent a letter stating 11 डिमांड्स। 11 डिमांड्स थी उनके अंदर, जैसे कर वगैरह की, लाइसेंस वगैरह की, रिलीजन संबंधित। तो ये 11 डिमांड्स महात्मा गांधी ने रखी। अब देखिएगा, यहाँ से आपसे सवाल वो कर सकता है, महात्मा गांधी के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ थी जो महत्वपूर्ण, जो चीज़ों को एक कर सकती थी, सबको जोड़ सकती थी? तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन 11 में से क्या था? सॉल्ट, यानी नमक कर जो भारतीय देते थे। तो उन्होंने कहा कि हम नमक का जो कर है वो नहीं देंगे। अब इसके लिए ये डिमांड्स इनमें है, और किसको भेजी गई? लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन इस टाइम पर गवर्नर जनरल है, तो इनको ये 11 डिमांड भेजी गई। उनमें सोल्ट भी एक डिमांड थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनको इग्नोर किया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब गांधी जी ने कहा भाई ठीक है, तुम इग्नोर करें तो हम भी इग्नोर करते हैं। अब महात्मा गांधी ने साबरमती, जो इनका आश्रम था, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? महात्मा गांधी फाउंडेड साबरमती आश्रम इन 1970।
तो ये आपका साबरमती है। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है गुजरात, ये गुजरात है और ऊपर अपना राजस्थान है। तो गुजरात के इस साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने डिसाइड किया दांडी मार्च, या फिर जिसको नमक का सत्याग्रह भी अपन कहते हैं। तो साबरमती से लेकर और इसके बीच में फिर सूरत भी आया, ये देखिएगा ये वडोदरा है, तो ये तो साइड में रह गया। सूरत को कवर करते हुए और फिर दांडी तक वो पहुंचे, ये दांडी कोस्ट है, इसके इधर में आपको बताइए पानी। अब इस जगह पर महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं दांडी पर, तो इसलिए इस पूरी की पूरी जो यात्रा है इसको अपन क्या कह देते हैं, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी इस यात्रा को शुरू करते हैं 12 मार्च 1920। महात्मा गांधी दांडी कोस्ट पर पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, और यहाँ पर बाई बॉइलिंग सी वाटर, मतलब पानी को उबालकर उन्होंने नमक बना दिया। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप नमक नहीं बना सकते, उन्होंने कहा भाई आप तो कह रहे हो, हमने तो बना दिया देखो नमक। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस। जैसे ही महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया, यही वो सिचुएशन है, वो पॉइंट है जहां से स्टार्ट किसका होता है, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट का स्टार्ट कहां से हुआ ये। लेकिन मित्रों ध्यान रखना कि अगर आपसे सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट पूछता है तो अपन यहीं से करेंगे इसको, ये पूरा डिटेल्स क्या है, ठीक है ना। दांडी यात्रा और नमक का सत्याग्रह ठीक है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट पूछते हैं तो आप यहां से इसको पूरा लिखेंगे। अब देखिएगा महात्मा गांधी ने कहा भैया नमक बना दिया हमने तो। अब महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर हैं जिनको सारे फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा चारों तरफ लोग बाग हर चीज़ का करने देना वगैरह, नमक बनाना इसका कर रहे हैं। इस साइड में आपको बताइए ये पाकिस्तान वाला हिस्सा आ गया, तो उस टाइम थोड़ी पाकिस्तान, तो उस टाइम तो इंडिया ही था। इस जगह पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो इज नॉन एज द फ्रंटियर गांधी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर अब्दुल गफ्फार खान कर देंगे तो भी चल जाएगा। इस व्यक्ति ने क्या किया कि जो रिवोल्यूशन, यानी ये ग्रेट डिसिपल थे महात्मा गांधी के, नॉन वायलेंस में इनका बड़ा विश्वास था। तो नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी का इन्होंने एक बनाया क्या, ग्रुप। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, इनके इस ग्रुप को क्या कहते थे, रेड कोट गैंग, रेड कोट या फिर रेड शर्ट गैंग। इसी को अगर यूं अलग तरीके से लिखना चाहें आप तो लिख दीजिएगा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। ये ग्रुप्स, अब जैसे ऐसे पूछ लेगा कि सर खुदाई खिदमतगार से कौन रिलेटेड है, कंफ्यूज हो गए ना, या फिर रेड कोट गैंग से कौन सम्मिलित है। इनके जो लोग हैं वो रेड कोट रेड शर्ट पहनकर फिर अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है वही से सम्मिलित है। आप याद करिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपने किसके बारे में पढ़ा था, जूसेपे मैत्सिनी और जूसेपे गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी अपने आर्म वॉलंटियर को लेके जाता, तो वहां पर उसके पास में कैसा था, वो भी रेड कोट गैंग ही था। तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ का इंस्पिरेशन जरूर होता है। अब यहाँ पर बात यह है कि अब्दुल गफ्फार साहब जो है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इस व्यक्ति को, चूंकि जैसे आपने देख लिया है, अप्रैल के अंदर ही 1930 में ही और गफ्फार जी को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट हो गए, क्योंकि चारों तरफ विद्रोह हो रहा है। और एक महीने बाद में ही, मतलब लगभग मई 1930 में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी भी अरेस्ट हो गए। अब चारों तरफ से लोग बाग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, खूब दंगा फसाद हो रहा है। देखिएगा एक थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं आपको। एक ब्रिटिश पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने, यहाँ पर जो कुचक्र है, दमन चक्र है, यानी जो ब्रूटल जो सप्रेशन है अंग्रेजों का,
वो देखा और उसके प्रति उसने कमेंट किया, बोले लोहे की पाइपों से, लोहे की जो रोड है, महिलाओं को, बच्चों को, रिवॉल्यूशनरीज को जेल में डाल दिया गया। बोला ऐसा कुछ दमन चक्र मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा ब्रूटल रिप्रेशन आई हैव नॉट एवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है। इतनी भयंकर तरीके से कुटाई हुई और इसके अंदर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। अब चीज़ें चल रही है, विद्रोह हो रहा है, कूटपीट रही है, कांग्रेस के जो लीडर्स उनको जेल में डाला जा रहा है। अब महात्मा गांधी ने कहा भाई वायलेंस हो गया तो नॉन वायलेंस तो खत्म हो गया, इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और 1931 में, ध्यान से सुनिएगा, 1931 के अंदर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। 1931 में इस आंदोलन को क्या हो गया, कोल्ड ऑफ कर दिया गया। और महात्मा गांधी एक पैक्ट में चले जाते हैं, उस पैक्ट का नाम है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? अब देखिए सब कुछ चीजें सीरीज में चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है। आंदोलन होता है, लोगों की पिटाइयाँ होती हैं, महात्मा गांधी वायलेंस को देख नहीं सकते हैं, महात्मा गांधी खुद अरेस्ट हो चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हो चुके हैं, गफ्फार खान साहब अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी और भी जो कांग्रेस लीडरों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, महिलाओं बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसको कहते हैं ब्रूटल रिप्रेशन। तब जाके उस जर्नलिस्ट ने कमेंट किया है। अब महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है और उनके बीच में कुछ बातें होती हैं, तो वो पैक्ट में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये पैक्ट होता है आपका 5 मार्च 1931 को। साथ साथ में महात्मा गांधी कंसेंटेड अबाउट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी वो कहते हैं कि भाई ठीक है मैं आऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल जो आपकी कब हुई थी 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 के अंदर। तो सीक्वेंस में है, आप ध्यान रखिएगा इनका। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई आपकी दिसंबर के अंदर 1930 में। महात्मा गांधी जाते हैं लंदन और वहां पर जो कांग्रेस है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो भी हो, बट द नेगोशिएशंस अगेन ब्रोक डाउन, मतलब ये भी फेल हो गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल। अब आपसे पूछेंगे कि कांग्रेस जो पार्टी है, क्योंकि वो भारत की राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो एकमात्र ऐसी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको कांग्रेस ने अटेंड किया था, तो वो दूसरी थी, ये सेकंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसमें कांग्रेस की तरफ से हु पार्टिसिपेटेड, तो आपका जवाब आएगा क्या, महात्मा गांधी। बाकी सारी की सारी ही क्या थी, बिना किसी रिजल्ट के, बिना ही खत्म। तो जाते हैं महात्मा गांधी और कोई रिजल्ट निकलता नहीं है इसका, ठीक है ना। तो ये सॉरी, ये आपका 1931, तो ये आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। अब महात्मा गांधी वापस आते हैं और महात्मा गांधी वापस आते हैं, तो यहां पर महात्मा गांधी के द्वारा दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की गई थी और उसके बाद में इसकी कोई बात बनी नहीं। तो अब महात्मा गांधी वापस आते हैं और महात्मा गांधी सेकेंड टाइम, चूंकि उन्होंने कोल्ड ऑफ तो कर ही दिया था आंदोलन ये पैक्ट के समय पर, 1932 के अंदर 1932 यानी कि महात्मा गांधी वापस से रीलॉन्च करते हैं किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करते हैं। अब यहां पर थोड़ी सी बात समझिएगा, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो पहला फेज था उस टाइम पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन और सीडीएम के बारे में अपन देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसके अंदर हर धर्म, हर जाति और हर तबके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मगर सीडीएम के टाइम पर बात वो नहीं थी, और वो भी जबकि ये 2 फेज के अंदर हुआ। कारण 1930 यानी सीडीएम के टाइम पर 1930 में एक एसोसिएशन की स्थापना हुई जिसको बोलते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अब देखिएगा ये है दलित वर्ग की संस्था सभा। अब इस समय पर इनके प्रोमिनेंट लीडर जो है वो कौन है,
अंबेडकर साहब हैं, भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं, अंबेडकर। अब जो दलित वर्ग है उनके मसीहा ये है, तो वो किसी भी तरीके से अब कांग्रेस को अपने अधिकारों को मिले बिना उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, जबकि भीमराव अंबेडकर का महात्मा गांधी के साथ बहुत ज़्यादा क्लेश होता था। एक्स्ट्रा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने आवाज़ उठाई कि हम हमारे अधिकार लेकर रहेंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए कि नॉन कोऑपरेशन सीडीएम के अंदर जो दलित वर्ग था वो तो कहीं था ही नहीं। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि दलित वर्ग की संस्था की स्थापना कब हुई, तो ये 1930 में ही हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। कब हुई? 1930 में हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सीडीएम जो कि एक बार हो गया फिर दूसरी बार खत्म हो गया। देखिएगा सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या फिर जो मर्चेंट्स हैं वो इस आस के अंदर कि भाई टैक्स वैक्स कम होगा, हमें कुछ फायदा होगा, किसान वगैरह हैं, तो उसके अंदर हम उन किसानों की बात करें जो लैंडलेस थे, तो वो एक तरीके से दूसरे बड़े जो किसान हैं उनकी ज़मीनों पर काम कर रहे थे। अब रेवेन्यू बढ़ता जाता है, फसल खराब भी हो जाती है, कई बार ड्रोट भी होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने सोचा कि जो रेमिटेड जो टैक्स है वो फ्री होएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कांग्रेस है वो अपने हित के हिसाब से काम कर रही है। तो कुल मिलाकर डिसअपॉइंटिंग था सीडीएम, जो रिजल्ट है उसका वो डिसअपॉइंटिंग था। तो इसलिए जो पुअर पर्सन है, जो लैंडलेस फार्मर है, जो अलग जो मर्चेंट्स है, रिच मर्चेंट्स हैं, with the point of view they participated in the civil disobedience movement, but the result was totally disappointable. So when Gandhiji relaunched civil disobedience movement in 1932, so with the same enthusiasm they have not cooperated again, have not participated again in the CDM. तो यहाँ पर अब इसके आगे अपन बढ़ेंगे। अब देखिए आंदोलन फिर से शुरू कर देते हैं, जबकि अंग्रेजों को तो पसंद ही नहीं है ये चीज़। अब गांधी जी को पकड़ के फिर से एक बार जेल में डाल दिया। अब देखिएगा यहाँ पर गांधी जी कहाँ पर है, इस चीज़ को ध्यान रखना, पुणे या फिर पुणे के यरवदा जेल में। देखिएगा पुणे के यरवदा जेल में। अब आपसे पूछे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय पर, जबकि 1932 में भी क्या होगा यहाँ पर वो बताऊंगा आपको। उस वक्त महात्मा गांधी कौन से जेल में थे, तो यरवदा, पुणे यरवदा जेल में थे। ये आपको मैप में ही पूछ सकता, ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र में आपको करना है। अब देखिए यरवदा जेल में है और भीमराव अंबेडकर बिल्कुल कमर कसे हुए कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम रिजर्वेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। और इसी समय पर एक जो ब्रिटिश पीएम है जिनका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड, हालांकि मैंने पीछे क्लासेस में सीरीज में भी आपको बताया है, तो रेमजे मैकडोनाल्ड वो एक कम्युनल अवार्ड लेकर आए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्लान ये था कि हिंदुओं से मुस्लिमों को अलग कर दो, वो 1909 में हुआ। अब इस समय पर ये चाह रहे हैं कि हिंदुओं के अंदर भी टुकड़े हो जाए, यानी डिप्रेस्ड क्लास जो दलित वर्ग है वो हिंदुओं से अलग हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आपको रिजर्वेशन देंगे और हम आपकी ये खूब इसके अंदर कोऑपरेशन करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। यही वजह थी तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एकमात्र आदमी जो कांग्रेस के अंदर तो नहीं था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो अटेंड की थी। अब देखिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस जाति का धर्म का आदमी खड़ा है उसको उसी जाति धर्म के लोग वोट करेंगे, इससे देश टूट जाएगा। इसलिए एक शख्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मदन मोहन मालवीय, इनके सहयोग से, इनके रिक्वेस्ट पर या फिर जिस तरीके से भी इन्होंने नेगोशिएट किया उनको, भीमराव अंबेडकर को 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर जी कहाँ पर जाते हैं, पुणे की यरवदा जेल में जाते हैं। और यहाँ पर एक पैक्ट होता है, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि जगह कौन सी है, पूना या पुणे एक ही बात है, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कभी हुआ, 26 सितंबर 1932, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जगह पर मदन मोहन मालवीय की सहायता से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पैक्ट होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, महात्मा गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में पैक्ट होता है, इसी को पूना पैक्ट कहते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं।
मैं आपको डबल से भी ज़्यादा 171 सीट्स दूंगा। तो जो भी है, महात्मा गांधी का जो वर्चस्व उसको समझकर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भाई ठीक है, अब जो भी है इतना दे रहे हैं तो ये इनका जो पैक्ट है वो भी सफल होता है और किसी तरीके से महात्मा गांधी जो हिंदू है उनको भी टूटने से बचाते हैं। और अब हम इसमें देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, 71 की जगह पर महात्मा गांधी ने कितने का वायदा किया है? 198 सीट्स के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए, अब छोटा सा पीछे जो पढ़ा हमने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से 18 तक था। अब इस वक्त जो ब्रिटिशर्स जो है उनका सारा जो ध्यान है वो कहाँ पर हो गया? वर्ल्ड वॉर की तरफ में। इसलिए हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वो थोड़ी सी बुस्टअप होने लग गई। अब देखिएगा, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? स्मूथ चीजें आपस में, कनेक्टिविटी देशों के बीच में, यही तो देखता है। तो इसलिए कुछ संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे एक थी IICC, आप बुक में देख लीजिएगा पूरा, FICCI। IICC का मतलब इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस। इसकी स्थापना होती है 1920 में और इसकी स्थापना होती है 1927 के अंदर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब ये क्या करती है भाई? ये ट्रेड जो है उसका रेगुलेशन करती है और ये उस इंटरेस्ट के अंदर जो अपने जो लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट देखेंगी। तो इसलिए जो हमारे जो उद्योगपति उन्होंने भी प्रेशर बनाना अंग्रेजों पर शुरू कर दिया था। तो यही था। और इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और इसमें देख लेते हैं, जैसे 1905 की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट चला था, बंगाल का विभाजन हुआ था और बंग भंग इस टाइम पर हुआ था। इसलिए यहाँ पर एक जो है चित्र बनाया गया, इस जगह पर बंगा माता का चित्र बनाया गया था और इसी जगह पर एक झंडा भी तैयार किया गया था जिसके अंदर 8 लोटस फ्लावर और एक क्रिसेंट मून भी था इसके अंदर, जो मुस्लिमों को शो कर रहा है, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों, क्योंकि लोटस किससे रिलेटेड हो गए? हिंदू से हो गए। वैसे ये 8 जो लोटस फ्लावर है, अगर आप पूछेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को शो करते थे। ठीक है, 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को। इसी प्रकार से एक 1921 में भी बनाया गया जिसके बीच के अंदर स्पिनिंग व्हील यानी चरखा जिस पर रस्सी काटते हैं, तो ये था इसके अंदर। ये 1921 में बनाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना? तो ये 2 थे। और 1905 के अंदर अभिनंदन नाथ ने भारत माता की एक पेंटिंग जो है उसको सबसे पहली बार पेंट किया था अभिनंदनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। ठीक है ना? तो भारत माता को पोर्ट्रेट को पेंट करने वाले जो है, एक देखिएगा, ज़्यादा कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। 1906, देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एक छोटी सी डेट और ध्यान रखिएगा, 1924 के अंदर HRA की स्थापना हुई थी और 1928 के अंदर HSRA की स्थापना हुई थी। जैसे हम पढ़ते हैं अभी कांग्रेस या फिर CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये एक ही पार्टी है। इसमें सचिंदर सान्याल ने इसको स्थापित किया था और भी काफ़ी सारे लोग थे। फिर इसके अंदर ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग भी आ जाते हैं। तो इसी का परिवर्तित रूप है। ये आपका फिरोज शाह कोटला में हुआ था, दिल्ली के अंदर। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अब सबसे अंतिम एक चीज़ और थोड़ी सी हम बता देते हैं। देखिएगा, इसके अंदर एक छोटा सा हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, जैसे जलियांवाला, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 1-2 मिनट के अंदर। और जलियांवाला बाग आप समझ गए होंगे, ये हुआ आपका 1919 में। अब मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग के अंदर डायर की करतूतों के कारण जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या कहती है कि कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा जाति थोड़ी ज़्यादा हो गई, बाकी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, पता नहीं किस फूटे हुए चश्मे से देख रहे हैं, तो इस समय पर इसको याद रखिएगा, फूटा हुआ चश्मा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये इस टाइम पर क्या है? गवर्नर जनरल। ठीक है। इसके बाद में
1919 आया, 1921 आया, ये 21 तक भी आदमी है। और उसके बाद में देखो, ईश्वर से सबको डरना चाहिए। आपकी हर एक चोरी वो रीड कर रहा है, हर एक चोरी वो रीड कर रहा है। तो अपना अगली घटना क्या होती है? चोरी चोरा, चोरी चोरा। तो चोरी चोरा में तो रीडिंग होगी, चोरी करोगे तो रीडिंग करेगा ना। तो लॉर्ड रीडिंग, अच्छा नाम है, ऐसे नाम रखने चाहिए। लॉर्ड रीडिंग इस टाइम पर गवर्नर जनरल है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे ही 1928 जो आता है, इसके अंदर क्या आता है? आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है। इस समय पर जो गवर्नर जनरल हैं वो आपके कौन हो गए? इरविन, इरविन आ गए। इसके बाद जो आपका इरविन, गांधी इरविन पैक्ट है, वो तो खैर गांधी इरविन पैक्ट के टाइम पर ही होगा, नाम से जाहिर है। तो 1931 में फिर यही आदमी है, फिर यही आदमी है। या फिर इसको यूं कर लीजिए आप कि सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट के टाइम पर भी क्यों ना है? लॉर्ड इरविन। ये आपका पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट अभी अपने देखा ही था, 26 सितंबर 1932। इस जगह पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था विलिंगडन, विलिंगडन। और फिर इसके बाद में आपका आता है क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया का मतलब होता है अंग्रेजों भारत छोड़ो करो मरो का यहाँ पर गांधी जी नारा देते हैं। और इस जगह पर ही गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं, कांग्रेस ने एक बार ऐसा कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं बार बार में इस तरीके से जो हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है कांग्रेस के सपोर्ट की, मैं भारत देश की बालू से भी इतना बड़ा विशाल समूह खड़ा कर दूंगा कि जिसके सामने कांग्रेस बिल्कुल कण समान रह जाएगी। मतलब उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, फिर कोऑपरेट भी किया। तो क्विट इंडिया जो है ये आपका वैसे 1942 के टाइम का है। इस समय पर जो यहाँ के थे वो थे लिनलिथ गो। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।